नमस्कार दोस्तों, इन संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गुप्त काल को देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जितने भी एग्जाम है जिसमें आपका इतिहास से गुप्त काल सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस में सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुप्त सावंत की प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, गुप्त सावंत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। दो अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। गुप्त किसके सामंत थे? ठीक है, तो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। किसके? कुषाणों के हुआ करते थे। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को ही स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। गुप्त शासकों ने ही स्वर्ण की सर्वाधिक मुद्राएं प्रचलित करवाई थी, इसलिए गुप्त संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे, गुप्त काल को। कला संस्कृति में भी ये काफ़ी उस समय महान चरम स्तर पर था, इसलिए स्वर्ण युग भी इसे कहा गया है। और भी बहुत सारे कारण हैं, इसी हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तो ये 3वीं सदी के अंत में होता है। ठीक है, यानी कि 14वीं सदी के शुरुआत में चलता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या देखा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानते हैं। ठीक है, गुप्त शासकों का दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने जिसे गुप्त सावंत का प्रतीक माना था वह गुप्त सावंत कब चला गया था? 319 से 320 ईसा तक चला था। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठता है? ये बैठता है 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक हुआ करता था? तो आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी था। ठीक है, यानी साम्राज्य का विस्तार करता था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये हरिसेन था। ठीक है, हरिसेन था। सर्वप्रथम किसने महाधिराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही कहते हैं भारत का नेपोलियन। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को सर्वप्रथम भारत के नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो ये B.A. स्मिथ थे। ठीक है, कौन थे? B.A. स्मिथ थे। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो ये वकाटक के नरेश जो थे रुद्रसेन, उनसे अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। सेतुबंध की रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? ये वकाटक का था। ठीक है, वकाटक का था। चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आता है। फाहियान कहाँ से आया था, कहाँ का निवासी था? ये तो चीन का था और ये चीन से ही भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये देवराज भी कहते हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उसको देवराज के नाम से भी पुकारा जाता है। कालिदास किनके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठता है? तो ये कुमारगुप्त प्रथम बैठते हैं। कौन बैठते हैं? कुमारगुप्त प्रथम बैठते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, और नालंदा ये कहाँ पे है? तो नालंदा ये आज के बिहार में है। कुमारगुप्त के बाद भारत की राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो स्कंदगुप्त बैठते हैं। इनका कार्यकाल क्या था? 455 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना हुआ? तो ये हुड़ों ने आक्रमण का सामना करना पड़ा स्कंदगुप्त को। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा गया है? तो मलेच के नाम से संबोधित किया गया है। जूनागढ़ का जो अभिलेख मिला है उसमें मलेच के नाम से हुड़ों को कहा गया है। एरन के अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से है। स्कंद को किस स्तंभ लेख में सुक्रोपम कहा गया है? तो ये कहोम जो स्तंभ लेख है उसको सुक्रोपम कहा गया है। स्कंदगुप्त का अभिलेख था। तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध मिलता है? तो ये प्रयागराज का अभिलेख है, वहाँ से मिलता है। स्वर्ण राजेच्छा यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसे ने धारण किया था?
तो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील के किनारे विष्णुगुप्त का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चक्रपालित ने करवाया था। किसने? चक्रपालित ने करवाया था। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया था? तो ये समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। किस शासक ने दक्षिण पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? तो ये समुद्रगुप्त ही था। हुणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो तोरमान था। कौन था? तोरमान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये विष्णु शर्मा हुआ। कौन हुआ? विष्णु शर्मा हुआ। तोरमान का पुत्र कौन था? तो मिहिर कुल था। ठीक है, मिहिर कुल था। मिहिर कुल को यशोवर्मन ने कब पराजित किया था? तो ये 532 ईस्वी में मिहिर कुल को यशोधर्मन ने पराजित कर दिया था। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई थी? तो ये गुप्त काल में ही बनाई गई थी। गुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख है उससे पता लगता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो कौन था? उज्जैन था। कौन था? उज्जैन हुआ करता था। किस गुप्त का शासक ने कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था, क्योंकि कविताओं का काफ़ी शौक था। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किया गया था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास हुआ करते थे, सबसे प्रसिद्ध थे नवरत्नों में से। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवरत्न किसके दरबारी में हुआ करते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। कौन? अमरकोश के लेखक अमर सिंह। ठीक है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से थी? तो ये मेघदूतम जो है वो सबसे प्रसिद्ध कृति है। किसकी है? कालिदास की है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि मेघदूतम ये किसकी कृति है? तो ये कालिदास की है। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो ये कालिदास थे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र के नाटक के नायक कौन था? का नायक था कौन? अग्निमित्र था। ठीक, कौन था? अग्निमित्र था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? तो शकों के उन्मूलन के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त वंशों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इन्हें रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक कहते थे। ठीक है, रूपक कहते थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में किए गए थे। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा था? तो वारामिहिर का था। किसका था? वारामिहिर का था। गुप्त काल में औषधि शस्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो ये वग्नभट्ट था। ठीक है, कौन था? वग्नभट्ट था। कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष था? तो गुप्त युग था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ कब होती है? तो ये गुप्त काल में प्रचलित काफ़ी थी बाल विवाह की जो प्रथा थी। किस काल में स्त्रियों को पुरुष से बराबरी थी? तो गुप्त काल में ही था। ठीक है, स्त्रियों को पुरुष के बराबर माना जाता था। कालिदास द्वारा रचित किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ठीक है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जो एरर का अभिलेख है वहाँ पे सती प्रथा का पहला उल्लेख या साक्ष्य मिलता है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था, जो कि आधुनिक बिहार में है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, कौन था? समुद्रगुप्त था। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कारक का श्रेय किस युग को था? तो ये गुप्त काल को ही जाता है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त है। ठीक है, इसने शासनकाल में तांबे के सिक्के का जारी किया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धर्मंतरी क्या थे? तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? एक प्रसिद्ध और महान चिकित्सक हुआ करते थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में हुआ करते थे धर्मंतरी। ठीक है, चिकित्सक थे, ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के हम कवर कर लेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।